नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान एमए फाइनल में भारतीय संविधान से और मौलिक अधिकारों पर अध्ययन कर रहे हैं। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि भारतीय नागरिक के लिए कौन कौन से संरक्षण दिए हुए हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि जो अनुच्छेद 22 है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को जो गिरफ्तारी की जाती है या उसको डिटेंशन किया जाता है, उससे संरक्षण देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसमें जैसे कि जो किसी व्यक्ति को जब डिटेंशन किया जाता है या उसको गिरफ्तार किया जाता है तो दो तरीक़ों से उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला, जब उसने कोई कानून का उल्लंघन किया हो अथवा कोई अपराध किया हो, उस स्थिति में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि कोई व्यक्ति अभी अपराध नहीं किया है, कोई कानून उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन कानून उल्लंघन कर सकता है अथवा अपराध कर सकता है, तो अपराध करने से पूर्व ही उसको डिटेंशन किया जाने का प्रावधान है। तो ये दो तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या डिटेंशन के अंतर्गत लिया जा सकता है। तो जो पहला प्रकार का जो डिटेंशन है जिसमें गिरफ्तार किया जाता है, किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया हो या उसको अपराध या कानून का उल्लंघन किया हो, उसके अंतर्गत सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी सूचना दी जाती है कि भाई किन कारणों से तुम्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी हुआ है या किन कारणों से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और उस व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो अपने वकील से सलाह मशवरा कर सकता है और गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंतर्गत किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है। और मजिस्ट्रेट उसको रिमांड पर भी भेज सकता है और उसको छोड़ने के भी आदेश दे सकता है। तो इस तरीके से गिरफ्तारी के विरुद्ध में किसी भी नागरिक को जो उल्लंघन करता है किसी भी कानून को, उसके विरुद्ध में उसको संरक्षण प्राप्त है। दूसरे तरीके का डिटेंशन जो है वो अपराध करने से पूर्व डिटेंशन किया जाना या गिरफ्तार किया जाना किसी व्यक्ति को, उसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो मूलतः ये है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है या इस तरीके का वो संभावना है कि वो कोई अपराध कर सकता है, तो उसको 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 3 महीने होगी। तो अनिश्चित काल के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए गिरफ्तार करके रखना है तो एक न्यायिक सलाहकारी बोर्ड होगा, उस बोर्ड की सलाह पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी समय सीमा को आगे बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए 3 महीने से अधिक समय के लिए बढ़ाया जाना है, साधारणतः उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि क्यों बढ़ाया जा रहा है, किंतु बताया जा सकता है उसके लिए कि भी क्यों इसको बढ़ाया जा रहा है। तो जो किसी व्यक्ति को डिटेंशन किया है तो उस स्थिति में उसका जो अधिकतम जो सीमा होगी वो 1 वर्ष होगी। 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए उसको डिटेंशन नहीं किया जाएगा। इस बीच में कोई व्यक्ति अपना प्रतिवेदन दे सकता है अपनी सफाई देने के लिए या अपना न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी कार्रवाई कराने के लिए प्रतिवेदन दे सकता है। तो इस तरीके से प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किए हैं किसी भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, डिटेंशन से बचने के लिए या संरक्षण प्राप्त है। किंतु इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सत्ता या जो कुछ पावर संसद के लिए भी इनके विरुद्ध में दे रखी हैं कि संसद क्या क्या स्टेप ले सकती है। संसद चाहे तो 3 महीने से अधिक समय के लिए बोर्ड की जो सलाह ली जाती है उस सलाह के आधार पर किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए रखा जा सकता है डिटेंशन के अंतर्गत। परंतु इसमें उसकी जो प्रक्रिया क्या होगी, उसमें कौन व्यक्ति होंगे, इसके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। तो एक पावर तो संसद के पास में इस तरीके से है। दूसरी ये है कि जब रक्षा से संबंधित मामला हो, विदेशी मामला हो,
भारत की सुरक्षा से संबंधित मामला हो तो इस पर भी संसद को विशेष कानून बनाने का अधिकार है। अर्थात किसी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि भाई 1 साल से ज़्यादा मुझे क्यों रखा जा रहा है, तो वो उसमें एक विशेष प्रकार का कानून भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो विधानमंडल हैं, राज्यों के विधानमंडल हैं, उनको भी ये अधिकार है कि किसी व्यक्ति को यदि अधिक समय के लिए रखा जाना है तो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी कार्य हैं, उनको उनकी आपूर्ति के लिए या उनको सफल संचालन करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिक समय तक भी रखा जा सकता है, उसके लिए कानून विशेष बनाया जा सकता है। और जो व्यवस्थाएं होंगी, किन आधारों पे उसको रखा जा सकता है, उसमें जैसे वस्तुओं की आपूर्ति करनी हो, लोक व्यवस्था बनानी हो, राज्य की सुरक्षा से संबंधित मामला हो, इन सब के चीज़ों को लेकर के किसी व्यक्ति को और भी अधिक समय के लिए रखा जा सकता है। तो ये हमारा जो वैधानिक स्थिति है वो इसमें स्पष्ट होती है कि किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक भी रखा जा सकता है कानून बना करके। और इसके संबंध में जो कानून बनाए हैं, विभिन्न समयों पर जो कानून बनाए हैं वो इस प्रकार से रहे, जो काफ़ी आलोचनाएं जिनकी होती रही है, जैसे हमने बात की थी। और उसमें जो कानून बनाए गए हैं, वो सबसे पहले जो कानून बनाया था, निवारक नज़रबंदी वाला एक्ट बनाया गया था 1950 के अंतर्गत, और ये सरदार पटेल ने संसद में पारित कराया था। और इसमें किसी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था, जो कि 1950 से लेकर के 1969 तक चला था। 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया था। किंतु जब इंदिरा गांधी सत्ता में आती है तो उसको महसूस किया जाता है, सत्ता के द्वारा ये महसूस किया जाता है कि ये कानून होना अनिवार्य है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, लोक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो इसलिए 1971 में पुनः एक नया कानून लाया जाता है, मीसा कानून जिसको नाम दिया गया था, अर्थात मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इसको लाया जाता है। और इस जो मीसा कानून था, इस कानून का उस समय दुरुपयोग भी होता है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी होता है। जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के तहत हज़ारों व्यक्तियों को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और जेल में डाल दिया गया था, कि लंबे समय तक जेल में डाले रखा था। तो इसकी बहुत बड़ी आलोचना हुई और एक तरीके से लोकतंत्र पर ये कुठाराघात था, भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रताओं, मौलिक अधिकारों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात इसको माना जा सकता है। फिर जब सत्ता बदल गई थी 1978 में, तो उस कानून को समाप्त कर दिया गया था, मीसा कानून को समाप्त कर दिया गया था। और फिर जब समाप्त कर दिया गया था तो पुनः 1980 में जब इंदिरा गांधी आती है तो उसने एक नया कानून फिर से बनाया इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए, और उसका कानून का नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA, जो 1981 में पारित किया। और वो जो कानून था, उस कानून उसके बाद में वो लगातार अभी तक भी वो बना हुआ है, वो कानून निरंतर चलता रहा है। इसको और अधिक टाइट करने के लिए, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां भारत के अंतर्गत बढ़ रही थीं, और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा टाडा कानून लागू किया जाता है 1985 में। और इसके अंतर्गत ये बहुत टाइट था, बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक या गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते थे। तो ये टाडा कानून की व्यवस्था की गई थी, जिसका कि बहुत ज़्यादा विरोध राष्ट्रीय स्तर पर, लोकतांत्रिक पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा बहुत लंबे आलोचना की गई थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में इसके द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है किसी की। तो इस कारण से ये जो कानून है 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो 1995 समाप्त होने के बाद में फिर सत्ता 2000 तक ये चलता रहा था, और ये कोई कानून उस समय नहीं था, केवल NSA कानून जो था वो चलता रहा था। 1995 में ये टाडा कानून ख़त्म होने के बाद में
NSA जो कानून था उसी से काम चलाया जाता रहा था। फिर बात आती है कि भाई ऐसा महसूस किया गया कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनको प्रतिबंधित किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएँ निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। तो इस कारण से पुनः 2002 में पोटा कानून लागू किया जाता है, और ये जो वाजपेयी सरकार थी उसके द्वारा ये कानून लाया जाता है। और पोटा कानून जो कि 2004 तक चलता रहा था, और इसमें जो गैर कानूनी गतिविधियां थीं उन कानूनी गतिविधियों को या आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। तो इस तरीके से ये विभिन्न समयों पर कानून बनते रहे हैं, और इसको जो गतिविधियां हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, अशांति की गतिविधियां हैं, या देश की सुरक्षा से को खतरे में डालने वाली गतिविधियां, उनको रोकने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा एक और कानून जो पारित किया था, जो कि 1974 के अंतर्गत किया गया था, उसको कहते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण एक्ट 1974। इसमें जो विदेशी मुद्रा है, तस्करी है, नशा की जो का कानून भी 1988 में बनाया गया था। नशा को रोकने के लिए 1988 में एक एक्ट बनाया गया था। तो इनके तहत भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इन गतिविधियों में संलिप्त होता है तो उनके ऊपर भी गतिविधि पर एक्शन लिया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे कानून भारतीय सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो अब बात आती है कि 1904 में जब पोटा समाप्त हो जाता है तो पुनः एक नया कानून लागू किया जाता है, जिसको कि गैर कानूनी गतिविधियां एक्ट कहते हैं, जो कि अब तक वर्तमान तक चला आ रहा है। और इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति की जो गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए उनके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। और जो NSA जो अभी तक चला आ रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट जो अभी तक वर्तमान में चला आ रहा है, और उसको भी 1984 के अंतर्गत और अधिक टाइट कर दिया गया था। और इसमें नज़रबंदी ख़त्म होने पर उसी व्यक्ति को पुनः दूसरा आदेश निकाल करके पुनः उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये प्रावधान इसके अंतर्गत कर दिया गया था। और नज़रबंदी के हर कारण के लिए अलग अलग अदालतों में किसी व्यक्ति की ट्रायल ली जा सकती है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, कार्रवाई उसके ऊपर की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है जो विभिन्न ऐसे कानून हैं जो कि मौलिक अधिकारों को, किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसको सीमित किया जा सकता है, और वो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसको गिरफ्तार करके एक लंबे समय तक रखा जा सकता है। और इसकी हमेशा से ही आलोचना होती रही है। और उस आलोचना का मुख्य कारण क्या है कि क्यों इसकी आलोचना होती है, कि सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया के किसी भी प्रजातांत्रिक देश में ऐसा कानून नहीं है कि शांति काल में भी इस कानून को लागू रखा जाए, जबकि भारत में शांति काल में भी इस कानून को लागू रखा गया है। आपातकाल में तो सभी देशों में है, लेकिन शांति काल में कहीं पर भी नहीं है। और इस कानून को, इस व्यवस्था को एक तरीके से प्रजातंत्र की हत्या करने वाला कानून कहा जा सकता है। इससे सरकार की निरंकुशता भी बढ़ती है, और इससे निरोध वाला जो कानून है, प्रिवेंशन डिटेंशन वाला ये जो कानून है, ये एक तरीके से ये एक खतरनाक कानून है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इसका जो स्थान दिया गया है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है, जो कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है संविधान का, और उसमें इसका स्थान दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती रही है। और नज़रबंदी को 3 महीने से भी अधिक समय तक के लिए जो संसद है, विधानसभा हैं, वो उसको और अधिक समय तक भी बढ़ाई जा सकती हैं। इस दौरान किसी व्यक्ति के ऊपर एक शारीरिक यातनाओं देने संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो उसका परिवार है, उसके भरण पोषण का कोई प्रावधान उस गिरफ्तारी के दौरान का नहीं किया गया है। इसके माध्यम से ST-SC जो के लोग हैं उनके ऊपर भी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। एक तरीके से ये एक भरी हुई बंदूक के समान है, जो किसी की हत्या भी कर सकती है और किसी की सुरक्षा भी कर सकती है। आज इतना ही, धन्यवाद।